नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में, जहाँ हम चर्चा करेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। चलिए बात करते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के उद्देश्यों पर हम पहले बात कर चुके हैं कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसका प्रमुख उद्देश्य है अधिगम, और जहाँ हमने यह भी जानने का प्रयास किया था कि शिक्षण व अधिगम दो अलग अलग संप्रत्यय होते हुए भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्तर की, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए शिक्षण के 3 स्तर प्रमुख माने गए, और जिसने माने वे थे बिगी थे, जिन्होंने इसके 3 स्तर माने, 3 स्तरों में इसको विभाजित किया, ने 3 स्तर बताए। कौन से? सबसे पहले हम बात करें स्मृति स्तर। स्मृति स्तर, अब ये स्मृति स्तर किस पर आधारित है? स्मृति स्तर आधारित है स्मरण पर, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। फिर हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, एक बार नाम जान लेते हैं तीनों के। दूसरा है बोध स्तर। बोध स्तर यह किस पर आधारित है? समझ पर, क्योंकि हमने उद्देश्य करते समय भी ये जाना था कि अवबोध या बोध का अर्थ होता है समझ विकसित करना। तीसरे की बात करें तो तीसरा स्तर है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर यह किस पर आधारित है? विचार पर आधारित है, जिसे आप मनन भी कह सकते हैं, चिंतन भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 3 स्तर हैं। स्मृति स्तर जो स्मरण पर आधारित है, बोध स्तर जो समझ पर आधारित है, चिंतन स्तर जो विचार पर आधारित है। अब एक छोटी सी चर्चा यहीं पे कर लेते हैं कि इनके प्रस्तावक कौन थे। प्रथम प्रस्तावक की यदि बात करें तो स्मृति स्तर आधारित प्रस्तावक थे हर्बर्ट। फिर हम बात करें बोध स्तर के प्रस्तावक थे मॉरिसन, और चिंतन स्तर के प्रस्तावक थे हंट। तो ये 3 वैज्ञानिक जिन्होंने इन्हें प्रमुख मान्यता दी और इन पर विस्तार से काम किया। यहाँ पर फिर से मैं वही बात करूँगी, ये हमने 3 स्तर जो इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ये तीनों भी हायरार्की पे काम करते हैं। हायरार्की क्या तात्पर्य हमने पिछली कक्षा में समझा था। जब इसे हम एक ट्रायंगल पिरामिड में जब इसको ढालने का प्रयास करेंगे तो इनका क्रम पलट जाएगा, जो इस प्रकार से है। स्मृति स्तर सबसे नीचे की ओर आ जाएगा, जो इसका निम्न स्तर, निम्नतम स्तर हो जाएगा। बोध स्तर मध्य में ही रहेगा, चूंकि 3 ही है इसलिए बोध स्तर मध्य में ही रहेगा, तो यह मध्यम स्तर माना जाएगा। और चिंतन स्तर जो सबसे ऊपर चला जाएगा, इसलिए यह इसका सर्वोच्च स्तर कहलाएगा। तो ये हमें साथ में ध्यान रखना है कि इसका सर्वोच्च स्तर कौन सा है, मध्यम स्तर कौन सा है और न्यूनतम स्तर कौन सा है। यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। ये जो हर्बर्ट हम बात कर रहे हैं, ये हर्बर्ट वही व्यक्ति हैं जिनकी पंचपदीय प्रणाली को हम आज पढ़ते हैं। पंचपदीय प्रणाली जिनके द्वारा दी गई, ये वही हर्बर्ट हैं। परंतु वास्तव में था क्या? वास्तव में इनके द्वारा केवल 4 ही पद दिए गए थे। जो प्रारंभिक अवस्था थी, मूल रूप से जिसको कहें, मूल रूप से 4 ही पद थे। कौन कौन से थे? पहला था स्पष्टता, दूसरा था संबद्धता, तीसरा था व्यवस्थित, और चौथा था प्रयोग। तो ये मूल रूप से जो हर्बर्ट द्वारा दिए गए वो ये 4 ही पद थे, 5 पद नहीं थे। लेकिन इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था जिलर। शिष्य थे कौन? जिलर। ये जिलर ने जब इस पूरी व्यवस्था को पढ़ा तो उसे लगा कि इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, इस स्पष्टता वाले बिंदु को उठा करके 2 टुकड़ों में बांट दिया। यानी स्पष्टता को 2 टुकड़ों में किस प्रकार से बांटा? पहले को उसने कहा प्रस्तावना, और दूसरे टुकड़े को उसने नाम दिया प्रस्तुतिकरण, जिसे आज भी हम फॉलो करते हैं, प्रस्तुतिकरण। तो ये 2 तो उसने कहाँ से? स्पष्टता से विभिन्न कर दिए। तो इस प्रकार से 5 पद बनाए। अब उसके बाद में और कई शिष्यों ने मिलकर के इस पर काम किया, तो इनके कुछ नाम बदल दिए।
काम वही रहा इनके अंदर का, लेकिन इनके नाम बदल गए। नाम बदल करके वो पांचों नाम किस प्रकार से हुए? दो की हमने बात की, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर आया तुलना करना, ये तीसरा नाम था तुलना करना, फिर चौथा था नियमीकरण, और पांचवा नाम हुआ प्रयोग। तो पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना करना, चौथा नियमीकरण और पांचवा प्रयोग। इस प्रकार से ये 5 पद बन गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जिलर या अन्य जितने भी शिष्य जिन्होंने इसमें कुछ सुधार किए या नए नाम दिए, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, अपने गुरु का ही नाम रहने दिया, और इसीलिए आज भी ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। जबकि मूल रूप से इसमें 4 ही पद थे। बाद में इनके शिष्यों ने इसमें मुख्य रूप से यदि बात करें तो मुख्य जिलर ने परिवर्तन किया था। मुख्य परिवर्तन इसने किया था, इसने 1 को 2 में बांट दिया था। जो स्पष्टता वाला बिंदु था उसको प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में बांट दिया था। उसके बाद में जो शिष्यों ने प्रयास किया तो उन्होंने केवल इन 2 के नाम परिवर्तित किए, तुलना करना और नियमीकरण। अब आप इसमें देख सकते हैं संबद्धता यानी संबंध बिठाना, अर्थात तुलना करना। व्यवस्थित यानी किसी भी चीज को व्यवस्थित कर लेना, उसे नियमों में बांध देना, तो हो गया नियमीकरण। अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का ही अंतर है। तो ये 5 पद इस प्रकार से बने और इसलिए इसे आज भी हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो बाद में और भी कई आए, राइन आए, जिन्होंने प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना के बीच में उद्देश्य कथन को भी जोड़ा था। और भी कई परिवर्तन छोटे छोटे हुए, लेकिन अब हम इस पर विस्तार से चर्चा तो नहीं करेंगे। लेकिन बात आई थी तो इसको बताना आवश्यक हो गया था बीच में, क्योंकि ये सामान्य सा प्रश्न था, पूछ लिया जाए। क्योंकि आपके यहाँ पे शिक्षण के स्तर में हर्बर्ट का नाम आया तो यह भी पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट का वह दूसरा जो है मुख्य सोपान या मुख्य जो कार्य है शिक्षण से संबंधित, वह कौन सा है? तो इनकी पंचपदीय प्रणाली है। और पंचपदीय प्रणाली के नाम मैंने आपको बता दिए, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि मूल रूप से ये 4 ही थे और बाद में इसमें परिवर्तन हुए थे। अब बात करते हैं इनकी विस्तार से। सबसे पहले चलते हैं स्मृति स्तर पर, उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। स्मृति स्तर, इसमें एक इंद्रिय या द्विइंद्रिय अनुदेशन होता है। इसके प्रस्तावक जोहन फ्रेडरिच हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का पहला व निम्नतम स्तर है। तथ्यों को रटने व अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें सूझबूझ का अभाव होता है। इसमें अभिप्रेरणा का स्तर न्यूनतम होता है। इसमें प्रत्यास्मरण पर बल दिया जाता है। इसमें छात्र अभिभूत कर पाने में असमर्थ होते हैं। साथ ही साथ संश्लेषण व मूल्यांकन की क्रियाएं सीख पाने में भी असमर्थ होते हैं। बात कर रहे हैं स्मृति स्तर की, तो स्मृति स्तर में हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं कि यह एक इंद्रिय अथवा द्विइंद्रिय अनुदेशन है। यानी इस समय में, स्मृति स्तर के समय में केवल 1 या 2 ही इंद्रियां जागृत होती हैं। केवल उन्हीं पर काम किया जा सकता है, उन्हीं के माध्यम से शिक्षण अनुदेशन दिया जा सकता है। फिर हम इसकी बात करें प्रस्तावक, तो इसके प्रस्तावक हैं जोहन फ्रेडरिच हर्बर्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी जाना था हर्बर्ट थे, तो आप इनका पूरा नाम भी याद रखने का प्रयास करें। अक्सर जो परीक्षा बनाने वाले, पेपर बनाने वाले हैं, वो हमारी साइको को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि हमने हर्बर्ट नाम तो बहुत अच्छे से रट रखा होगा, लेकिन यहीं पर हम मात खा जाते हैं। क्योंकि जब वो विकल्प देते हैं तो वो विकल्प इस प्रकार से होते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा, पूछ लिया कि स्मृति स्तर के प्रस्तावक हैं। अब हमने रट रखा है हर्बर्ट, वो दे दें फ्रेडरिच हर्बर्ट, जोहन फ्रेडरिच हर्बर्ट, इस प्रकार से, और इसमें कुछ फेरबदल करके, और अंत में चारों विकल्पों में आपको हर्बर्ट देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आकर के हमें बहुत पछतावा होता है कि इससे बेहतर था कि हम पूरा नाम याद कर लेते। उत्तर आते हुए भी न कर पाना बहुत दुखदाई होता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि पूरा नाम याद रखें। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, जितने पूरे नाम मुझे मिल सकेंगे मैं आपको पूरे नाम देने का प्रयास करूँगी। आप भी इन्हें याद रखने का प्रयास करें। तो पूरा नाम है जोहन फ्रेडरिच हर्बर्ट। फिर हम बात कर रहे हैं स्मृति स्तर क्या है? पहला व निम्नतम स्तर है। जो अभी हमने हायरार्की का जो रूल देखा, उसके माध्यम से हम इसको जान चुके हैं कि यह पहला व निम्नतम स्तर है। फिर इसमें तथ्यों को रटने व अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी इसमें समझाना
बहुत टिपिकल है। यहाँ पर सिर्फ रटने पर बल दिया जाता है। आप इसको प्रारंभिक स्तर से ले सकते हैं। जैसे एक कल्पना कीजिए कि बच्चा जब स्कूल में प्रवेश लेता है प्रारंभिक अवस्था में, तब उसमें समझ विकसित नहीं होती। ऐसी स्थिति में उसे रटने पर बल दिया जाता है, जिससे वह चीज़ों को एक बार याद करना सीख जाए, और उसी रटने के अभ्यास को बार बार करवाया जाता है ताकि वह उसको स्मरण कर सके, स्मृति में ला सके। तो तथ्यों को रटने व अभ्यास के लिए प्रेरित करने पर बल दिया जाता है। फिर हम बात करें सूझबूझ का अभाव। ऐसी स्थिति में सूझबूझ का अभाव होता है, समझ विकसित नहीं हुई होती। अगर समझ ही विकसित होती तो हम रटने पर बल नहीं देते। इसलिए ये आपस में आप समझ सकते हैं इसको कि रटने पर बल तभी दिया जा रहा है जब वहाँ पर सूझबूझ का अभाव है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा का स्तर न्यूनतम, यानी प्रेरणा उस समय विकसित नहीं होती है, उसका स्तर न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अभिप्रेरणा शून्य नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न यहाँ से बनता है कि स्मृति स्तर में अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा का स्तर होता है, अभिप्रेरणा का स्तर न्यूनतम होता है, अभिप्रेरणा का स्तर अधिकतम होता है, अभिप्रेरणा का स्तर शून्य होता है, अथवा कोई होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से बन के आ जाए तो हमें उसमें अप्लाइड प्रश्न के माध्यम से उत्तर देना होता है, चयन करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूनतम होता है, शून्य नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बिल्कुल भी अभिप्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अगर बिल्कुल भी अभिप्रेरणा नहीं होती तो वो रट भी नहीं सकता उस चीज़ को, वो उसका अभ्यास भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा होती है लेकिन उसका स्तर न्यूनतम होता है। फिर हम बात कर रहे हैं स्मृति स्तर में प्रत्यास्मरण पर बल दिया गया। अब मैं प्रत्यास्मरण शब्द पर दोबारा चर्चा नहीं करूंगी, इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये बहुत मुख्य शब्द था, मैंने आपको समझाया था। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, इन दो शब्दों पर हमने विशेष चर्चा की थी अपनी पिछली वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए इतना ही कहूँगी। प्रत्यास्मरण पर इसमें स्मृति स्तर पर बल दिया जाता है। फिर हम बात करें छात्र अभिभूत कर पाने में असमर्थ होते हैं, यानी छात्र किसी भी प्रकार का अनुभव स्वयं कर पाने में असमर्थ होते हैं, उनमें इतनी समझ विकसित नहीं होती, उनमें सूझबूझ का अभाव होता है, जिस कारण से वे उस चीज़ को, उस विषय वस्तु को जो है अभिभूत भी नहीं कर सकते। फिर बात कर रहे हैं संश्लेषण व मूल्यांकन की क्रिया सीख पाने में असमर्थ होते हैं। वही बात फिर से मैं दोहराऊंगी कि जब उनमें सूझबूझ नहीं है, जब उनमें समझ विकसित नहीं हुई है, तो फिर वे संश्लेषण व मूल्यांकन की क्रिया को भी नहीं सीख सकते। तो ये हमने बात की स्मृति स्तर की। स्मृति स्तर के आधार पर केवल रटने पर बल दिया जाता है, और हमने साथ ही साथ जाना कि इसके प्रस्तावक कौन थे, जोहन फ्रेडरिच हर्बर्ट। पूरा नाम याद रखना है, फिर से कह रही हूँ। चलिए अब चलते हैं हम अपने बोध स्तर पे। बोध स्तर की कुछ बिंदुओं को पहले देखते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। यह बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां काम करती हैं। मुख्य प्रस्तावक हैं इसके हेनरी सी मॉरिसन। इसमें केवल याद करना पर्याप्त नहीं है, समझना अति आवश्यक है। सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य सूझबूझ युक्त होता है। तुलनात्मक ज्ञान प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया जाता है। सामान्यीकृत नियमों व सिद्धांतों को अन्य स्थिति में प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। बात करते हैं अवबोध स्तर की। अवबोध स्तर में सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यहाँ बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है, जिसमें ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां संचालित हो जाती हैं, पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाती हैं। इसलिए यहाँ पर बहु इंद्रिय अनुदेशन दिया जाता है, यानी बहु इंद्रिय शिक्षण करवाया जाता है। इसके प्रस्तावक की बात करें तो हेनरी सी मॉरिसन। उसके बाद बात करते हैं, इसमें केवल याद करना पर्याप्त नहीं है, समझना अति आवश्यक है। स्मृति स्तर में हमने कहा था रटने पर बल दिया जाता है, केवल याद कर लेना पर्याप्त है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि केवल याद नहीं करना, उसे समझने का प्रयास भी करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। अब यहाँ पर सामान्यीकरण से तात्पर्य है कि नियम व सिद्धांत इत्यादि जो भी हमने पढ़े, जो हमने देखे, उन्हें समझने का प्रयास करना। नियम व सिद्धांतों को समझना ही क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है। तो
इसको एक एग्जांपल से ऐसे ले सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में शिक्षण उद्देश्य पढ़े थे, जिसमें हमने सामान्य उद्देश्य पढ़े, विशिष्ट उद्देश्य पढ़े, ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ा, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ा। तो वो सब चीज़ें यदि आपने सिर्फ सुनी हैं और आप सिर्फ रट रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप अभी स्मृति स्तर तक ही सीमित हैं। लेकिन यदि आपने उन्हें समझने का प्रयास किया है, उन्हें समझकर स्मृति में ढालने का प्रयास किया है, तो आप इस समय अवबोध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं, यह सूझबूझ युक्त है। स्मृति स्तर में हमने जाना था कि वह सूझबूझ का वहाँ पर अभाव था और यहाँ पर सूझबूझ से युक्त है। फिर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तुलनात्मक ज्ञान प्रस्तुत करने में एक छात्र सक्षम हो जाता है, उसे उतना सक्षम बनाया जाता है। यानी दो एक जैसी चीज़ों को जब वो पढ़ता है और समझता है, समझने के बाद वह तुलना कर सकता है उनकी आपस में। उसके बाद बात करते हैं सामान्यीकृत नियमों का अन्य स्थान पर प्रयोग करने में सक्षम। जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ सामान्यीकरण का कि हमने जो शिक्षण उद्देश्य पढ़े, यदि आपने उन्हें केवल रटा तो आप स्मृति स्तर तक सीमित हैं, और यदि आपने उनको समझने का प्रयास किया तो आप बोध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अब आपने उन सामान्यीकृत नियमों को, यानी समझे हुए नियमों को परीक्षा होने पर अन्य स्थान पर जब आप प्रयोग कर रहे होंगे तो आप बोध स्तर के उच्चतम बिंदु पर उस समय कार्य कर रहे होंगे। यानी जब परीक्षा में आपके समक्ष इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा और आप उस प्रश्न को सही उत्तर उसका दे करके आते हैं, सही चयन करके आते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि आपने सामान्यीकृत नियमों का अन्य स्थान पर प्रयोग किया है और आप उसमें पूर्ण रूप से सक्षम हो गए हैं। तो ये हमने बात की अवबोध स्तर की। अब चलते हैं हम अपने अगले स्तर पर, चिंतन स्तर। इसमें सृजनात्मक अनुदेशन होता है। मुख्य प्रस्तावक मॉरिस पी हंट है। यह शिक्षण का अंतिम व उच्चतम स्तर है। समस्या केंद्रित दृष्टिकोण संबंधी शिक्षण होता है। कक्षा वातावरण खुला व स्वतंत्र होता है। इससे विचारशील स्तर की शक्ति विकसित की जाती है, जिससे तर्क और कल्पना द्वारा समस्या समाधान हो सके। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मौलिक चिंतन उत्पन्न होता है। चिंतन स्तर में सर्वप्रथम हम बात कर रहे हैं सृजनात्मक अनुदेशन होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ पर भी एक जैसे शब्द सभी स्तर में आ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमने सबसे पहले स्मृति स्तर पर बात की थी, वहाँ पर एक इंद्रिय या द्विइंद्रिय अनुदेशन होता है। फिर हमने अवबोध स्तर में बात की कि वहाँ पर बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है, और यहाँ चिंतन स्तर में हम बात कर रहे हैं कि सृजनात्मक अनुदेशन होता है। तो सामान्य सा प्रश्न किसी भी रूप में इनमें से पूछा जा सकता है कि बहुइंद्रिय अनुदेशन होता है। अब वो नीचे विकल्प दे देंगे स्मृति स्तर में, बोध स्तर में या चिंतन स्तर में। तो अक्सर हम वहाँ पर असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं और हमें लगता है कि बहुइंद्रिय है तो जहाँ पर चिंतन की बात आएगी वहाँ और ये करते ही हमारा वह उत्तर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा, जहाँ भी एक जैसे शब्द आ रहे हों एक ही स्थिति में, तो उन्हें ज़रूर ध्यान रखने का प्रयास करना है। हमें तुलना करते हुए उसे याद करना है। पहले में था एक इंद्रिय या द्विइंद्रिय अनुदेशन, फिर था बहुइंद्रिय अनुदेशन, और चिंतन स्तर में हम बात कर रहे हैं सृजनात्मक अनुदेशन की। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सृजन तभी होगा जब चिंतन किया जाएगा। बिना चिंतन के सृजन हो पाना संभव ही नहीं है। केवल समझ से सृजन नहीं हो सकता। चलिए फिर बात करते हैं प्रस्तावक की। प्रस्तावक इसके हैं मॉरिस पी हंट। प्रस्तावक कौन है? मॉरिस पी हंट। फिर शिक्षण का यह अंतिम व उच्चतम स्तर है, ये हम हायरार्की के अकॉर्डिंग बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं समस्या केंद्रित दृष्टिकोण। ये महत्वपूर्ण है, इसमें समस्या केंद्रित दृष्टिकोण। अब यहाँ पर आप देखिए, इस स्थिति में एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को समस्या प्रदान की जाती है और उस समस्या पर काम करने के लिए कहा जाता है। अब वह छात्र वर्ग स्वयं अपनी कल्पना पर, तथ्यों के संकलन से तथा स्वयं के अनुभवों के माध्यम से वह समस्या के समाधान पर काम करता है। दृष्टिकोण समस्या पर केंद्रित हो जाता है। उसके बाद बात करें, कक्षा का वातावरण खुला व स्वतंत्र होता है। अब आप देखिए कि जब उन्हें समस्या दी जा रही है, वे समस्या पर स्वयं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें स्वतंत्र छोड़ा गया होगा, तभी वे काम कर पाएंगे। तो इसलिए कक्षा का वातावरण यहाँ पर खुला व स्वतंत्र होता है। ये बहुत उच्च स्तर की हम बात कर रहे हैं।
तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी जाना है उच्चतम स्तर, और आप इसको अगर शिक्षण के स्तर की बात करें, शिक्षण के स्तर में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये उच्च शिक्षा की बात चल रही है। जो हमने स्मृति स्तर पे देखा था वो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा थी, उसके बाद में बोध स्तर को हमने जाना तो वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा थी, और इसमें हम बात करें उच्च स्तर की शिक्षा की। फिर इसमें जानते हैं विचारशील शक्ति इसमें विकसित की जाती है, यानी विचारों पर बल दिया जाता है कि एक छात्र वर्ग स्वयं अपने विचार विकसित कर सके। अगर विचार विकसित करेगा तभी वह समस्या केंद्रित दृष्टिकोण को अपने अंदर ढाल सकता है। फिर कल्पना व तर्क की शक्ति के माध्यम से समस्या का समाधान, यानी जो समस्या उन्हें दी गई, जो जिस प्रकार के समस्या पर काम करने के लिए उन्हें दिया गया है, वहाँ पर वे अपने तर्क वितर्क का प्रयोग करते हुए तथा कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए समस्या के समाधान तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं आलोचनात्मक व मौलिक चिंतन उत्पन्न किया जाता है। आलोचनात्मक यानी क्रिटिसाइज, और मौलिक चिंतन उत्पन्न करना यानी पूरा नैतिकता के बंधनों में जो है समाज के दायरों में रह करके किसी काम को किया जाना, और समाज से संबंधित उन आंकड़ों का संकलन करते हुए उसके समस्या के समाधान तक पहुंचना, यानी जिसमें किसी को कोई हानि नहीं हो। मौलिक क्या हम सीधा सीधा यहाँ से ले सकते हैं। आलोचनात्मक में मौलिक चिंतन इसमें उत्पन्न किया जाता है, यानी जब समस्या पर पूर्ण रूप से काम किया जाएगा तो उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा उसमें आलोचना भी होगी, उसमें उसके गुण भी होंगे, उसमें मौलिक चिंतन से उत्पन्न जो है पूरा दृष्टिकोण वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये बात हमने की उच्च स्तर की, जिसमें हमने लिया था चिंतन स्तर को। तो हमने अभी तीनों स्तर को एक साथ जाना। अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण शब्दों की एक सूची मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, जिससे आप पेपर के दौरान प्रश्न पत्र को आसानी से हल कर सकते हैं। अक्सर इन्हीं शब्दों में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन शब्दों को यदि आपने ध्यान में रखा तो लगभग आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बात करते हैं इस सूची पर। स्मृति स्तर, एक इंद्रिय द्विइंद्रिय अनुदेशन, ज्ञान प्रदान करना, सूचनाएं देना, स्मरण शक्ति का विकास करना, तथ्यों का पुनः स्मरण और उन्हें पहचानना। अबोध स्तर की बात करें तो बहुइंद्रिय अनुदेशन, सूचनाओं को समझना, व्याख्या करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्त करना, धारण करना, तुलना करना। चिंतन स्तर की बात करें तो यहाँ पर सृजनात्मक अनुदेशन है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ये कुछ विशेष शब्दों की सूची है। अब इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? सामान्य से प्रश्न बनते हैं। वर्गीकरण करना निम्नांकित में से है। अब नीचे विकल्प में हमें मिलेंगे स्मृति, बोध, चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो अब हम उसमें से जब चयन करना होता है तो असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि अवबोध था, चिंतन था। फिर हम अपने ट्रिक लगाने लगते हैं कि वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण में मस्तिष्क का प्रयोग हो रहा है, हो सकता है वह विचार करेगा, तो हम चिंतन तक पहुंच जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम शब्दों को चिंतन तक बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं, और या फिर हम बिल्कुल ही स्मृति स्तर तक सीमित रखते हैं। बोध पर आने का प्रयास बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये शब्द स्पष्ट रूप से आपको देने का प्रयास किया है। अब इन शब्दों को आप इसी रूप में अगर याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सूचनाएं देने का काम स्मृति स्तर का है, तथ्यों को पुनः स्मरण करने। अब ये स्मरण है ना, तो ये आने की संभावना कम है, क्योंकि सबको पता है स्मरण स्मृति से आधारित है। हाँ ठीक है, कई बार बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं तो पूछ भी लेते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस होता है ऐसा। अब मान लीजिए ज्ञान प्रदान करना तो स्मृति स्तर का काम है, लेकिन बहुइंद्रिय अनुदेशन है तो बोध स्तर का काम है, संश्लेषण की प्रक्रिया है तो चिंतन स्तर का काम है, तुलना करनी है तो बोध स्तर का काम है। इस प्रकार से इसको आप याद रखें तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये मुख्य शब्द मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आपको यदि मेरा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।